लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जहां पे हमने अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, जो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज अंडर डैम्प्ड कैटेगरी, वो हम लोगों ने ड्राइव किया था। और फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अनडैम्प्ड या क्रिटिकली डैम्प्ड आए तो आपको उसमें कैसे सॉल्व आउट करना है। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे लेक्चर जाने से पहले अगर आपने रिस्पॉन्स एनालिसिस नहीं करी है फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो आप पहले से कर लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे के टॉपिक बहुत इजी लगने वाले हैं, बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगे, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर उसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की आगे की एनालिसिस करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनकी हम यहां पे बात करने वाले हैं, लाइक राइज टाइम है, पीक टाइम है, मैक्सिमम ओवरशूट है, सेटलिंग टाइम है, स्टडी स्टेट एरर है। तो डिफरेंट टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन आर देयर, जिनकी अब इस बची हुई यूनिट में हमें बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। सो फ्रॉम द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स जो कि हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस प्राइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बेस्ड है आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे, राइट। तो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोगों ने रिस्पॉन्स ड्राइव किया था इन द लास्ट लेक्चर, दिस सेज Ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। अब अगर आपको ये रिस्पॉन्स ड्राइव करने के लिए आया तो हम पिछली बार कर चुके हैं। अब अगर हम आगे टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन वर्ड यूज करेगा तब हम इस रिस्पॉन्स को डायरेक्टली यूज करेंगे, जहां पे आप इन टर्म का मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज जीटा, जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर, व्हाट इज ओमेगा एन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ओमेगा डी है, ओमेगा डी इज बेसिकली डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आप इन सब का मतलब यहां पे लिख सकते हो। नाउ अब ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये जो सीटी आप लोगों को यहाँ पे शो हुआ है, इस सीटी का एक ग्राफ बनाया जाता है। बेसिकली टाइम ग्राफ है ना, टाइम रिस्पॉन्स है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, और ये कैसा सिस्टम था, ये अंडर डैम सिस्टम था। अंडर डैम कैसे बताया था, अगर आप ऑक्सीलेशन रिप्रेजेंट करोगे तो अंडर डैम का मतलब है आपके ऑक्सीलेशन डिक्रीज होते हुए आएंगे और लास्ट में अपनी एक फाइनल वैल्यू को अचीव करते हैं। फाइनल वैल्यू अचीव करते हैं जिस फाइनल वैल्यू को अचीव करने के लिए वो सिस्टम बनाया गया है, राइट। सो अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकल मोड में शो करें, जिसे हम बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से आप लोग शो करेंगे। दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो कि एक अंडर डैम्प कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपके ऑक्सीलेशंस जो हैं, अगर आप देखेंगे, ये ऑक्सीलेशन डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं एंड फाइनली इट विल अटेन इट्स फाइनल वैल्यू, राइट। सो फाइनल वैल्यू क्या है सिस्टम के लिए, फाइनल वैल्यू सिस्टम के लिए है ये 1, जिसको सिस्टम फाइनली अटेन करता है, राइट। तो यहां पे इस रिस्पॉन्स के अंदर ये सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी से हमारी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट कैलकुलेट होती है। लाइक अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहली स्पेसिफिकेशन जो हम आगे बात करने वाले हैं उसमें आ जाएगा कि यहां से सिस्टम रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ, ये लास्ट में जाके यहां इसने अपनी फाइनल स्टेट को अचीव करा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इनिशियल से लेके और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है, दिस इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, और इस टाइम को हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। लाइक कोई भी डिवाइस है, आपने उसे ऑन किया तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स फाइनल स्टेट। लाइक अगर मैं फैन को ऑन कर रहा हूं तो फैन अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, और जब वो अपनी फाइनल स्टेज में आ जाएगा देन इट इज कॉल्ड, हाँ ठीक है, अब मेरा फैन अपनी फाइनल स्टेट को ऑब्टेन कर चुका है। तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, सेटलिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड टीएस, सेटलिंग टाइम, राइट। अब अगर आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे तो यहां पे फाइनल स्टेट जो है, जो हमारा सिस्टम ऑब्टेन कर रहा है, यहां पे दिखाया जाता है कि देयर विल बी सम डिफरेंस इन योर फाइनल स्टेट एंड इन दिस वन, मतलब इन दिस फाइनल स्टेट एंड द अटेन स्टेट बाय द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि आपका जो डिवाइस है वो किसी पर्टिकुलर आरपीएम पे रन करेगा, मैंने बोला 50 आरपीएम पे रन करेगा, बट हो सकता है, ये तो हमारा फाइनल बनाने का वे था कि हम इस डिवाइस को इतने के लिए बना रहे हैं, बट हो सकता है जो आपको फाइनल स्टेट मिले वो 40-80 मिले या मे बी 52 मिले। तो देयर मे बी अ वेरिएशन इन द फाइनल स्टेट बाय 2 to 5% जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड दिस इज एन एरर। बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज एन एरर। भैया आप एरर ही तो बोलोगे कि आपने सिस्टम को 50 के लिए डिजाइन करना था, बट सिस्टम मैक्सिमम 48 आरपीएम ही दे रहा है, तो दैट इज एन एरर। तो इस एरर को यहाँ हम बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर, बिकॉज जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, फाइनल स्टेट अचीव हो जाती है, उस पॉइंट पे एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर। तो सेटलिंग टाइम देन स्टडी स्टेट एरर। इसके अलावा भी आप इस ग्राफ में और स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, कौन कौन सी हैं, वो है सबसे पहली आपकी यहां पे रिप्रेजेंट की गई है टीडी।
अब TD क्या है? TD स्टैंड्स फॉर D फॉर डिले और T फॉर टाइम, तो डिले, दिस इज कॉल्ड डिले टाइम। अब डिले टाइम क्या है? व्हेन द सिस्टम स्टार्टेड, जब सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ, मतलब सिस्टम को जब आपने स्टार्ट किया, तो इट विद द रिस्पॉन्स विल टेक सम टाइम टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। जैसे ही आपने सिस्टम को स्टार्ट किया तो ये कुछ ना कुछ टाइम डिले लेगा टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। अगर मैं फाइनल वैल्यू को यहाँ पे बोल रहा हूँ 1, तो इस फाइनल वैल्यू का 50% क्या हुआ? 0.5। तो 50% तक पहुंचने में जो टाइम डिले लगता है रिस्पॉन्स को, दैट टाइम डिले इज कॉल्ड डिले टाइम, राइट। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन यहीं से जोड़ दीजिए, नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन यहां पे शो की गई है TR, R स्टैंड्स फॉर राइस, R स्टैंड फॉर राइस। तो फर्स्ट टाइम जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में, यानी 100% वैल्यू तक पहुंचने में जो उसे टाइम डिले लग रहा है फर्स्ट टाइम में, उस टाइम को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं TR, दैट इज कॉल्ड राइस टाइम। 50% तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज डिले टाइम, 100% तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड राइस टाइम। अब क्या हो रहा है? अब रेस्पॉन्स आपका फाइनल वैल्यू से ऊपर भी जा रहा है। फाइनल वैल्यू तो यहां तक पहुंचना था, बट वो उसके ऊपर भी जा रहा है। दैट मींस सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर आउटपुट जो आपको चाहिए उतने ही वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, वो उससे कुछ ना कुछ अदर हायर वैल्यू के लिए भी डिजाइन होता है, ताकि अगर कुछ फ्लक्चुएशन हो तो आपका सिस्टम एकदम डैमेज ना हो जाए, राइट। तो यहां पे सिस्टम इस फाइनल वैल्यू पे नहीं रुका, वो कुछ ना कुछ ऊपर भी गया। तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक सिस्टम आपका जा रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम उसे लग रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पीक टाइम, दिस इज कॉल्ड पीक टाइम, P फॉर पीक, ठीक। तो 50% तक अचीव करने में जो टाइम लगा दैट इज डिले टाइम TD, 100% वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड राइस टाइम, और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड पीक टाइम। और ये तीनों के तीनों टाइम फर्स्ट टाइम ऑफ द रिस्पॉन्स में है, जैसे ही आपका सिस्टम इनिशियली स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप इस रिस्पॉन्स में देखेंगे तो ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है कि वापस सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू को पहुंच रहा है, बट दिस इज नॉट राइस टाइम। राइस टाइम कब है? जब फर्स्ट टाइम आपका सिस्टम अपनी 100% वैल्यू को अचीव कर रहा है, उतने टाइम को हम यहाँ पे बोल रहे हैं राइस टाइम, राइट। तो दिस इज डिले टाइम, राइस टाइम, पीक टाइम। और जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू को अटेन कर लेता है तो दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम, दैट इज TS, S फॉर सेटलिंग, दिस इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। एंड देन यहां पे अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव नहीं कर पाता, देयर विल बी सम एरर, जिसे हम यहां पे बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर। नाउ द लास्ट स्पेसिफिकेशन इज ये जो मैंने यहां पे शो किया है MP, दिस इज MP। नाउ दिस MP इज कॉल्ड परसेंटेज, P फॉर परसेंटेज एंड M फॉर ओवरशूट। आप इसे परसेंटेज ओवरशूट भी बोल सकते हैं या पीक ओवरशूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ओवरशूट भी बोल सकते हैं। अब ओवरशूट का क्या मतलब है? जो मैं भी बात बोल रहा था कि सिस्टम तो डिजाइन हुआ है 50 RPM के लिए, सिस्टम डिजाइन किया आपने 50 RPM के लिए, बट उसमें कुछ ना कुछ आप मतलब स्पेसिफिकेशन इस तरह की दी जाती है, डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि अगर इनपुट में फ्लक्चुएशन हुआ तो मे बी वो 55 RPM देने लग जाए, ठीक है, तो वो उसको विदस्टैंड कर सके, मतलब आपके सिस्टम इनपुट के फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा बहुत विदस्टैंड कर सके, उसमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। तो वही ये कैपेबिलिटी है कि आपका सिस्टम मेनली इस फाइनल वैल्यू 100 के लिए डिजाइन किया गया था, बट सिस्टम कहां तक अपने आप पहुंच पा रहा है? इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो यहां पे डिफरेंस बना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू और इस 1 का जो डिफरेंस बना, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं पीक ओवरशूट, कि इतना सिस्टम हमारा ओवरशूट हैंडल कर सकता है, कि अगर हमारे पास फ्लक्चुएशन हो रहा है, ओवरशूटिंग आ रही है, तो इतना हमारा ओवरशूट है कि इसको सिस्टम हमारा हैंडल कर सकता है। तो दीज आर कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। थियोरेटिकली मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन आपको बुक में लिखी हुई एज इट इज मिल जाएगी, बट मैं फिर यहाँ पे एक इन शॉर्ट समरी में आपको शो कर रहा हूँ। 50% जाने में जो टाइम लगता है दैट इज TD, डिले टाइम। 100% जाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड TR, राइस टाइम। पीक वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड TP, पीक टाइम। फाइनल वैल्यू अटेन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड TS, सेटलिंग टाइम। फाइनल वैल्यू और जो अटेन वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, दैट इज कॉल्ड ESS, स्टडी स्टेट एरर, जो कि हम आगे भी देखेंगे। और इसके बाद ये बचा था कि मैक्सिमम वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस बचता है दैट इज कॉल्ड पीक ओवरशूट,
राइट। सो दीज आर द टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि ड्रॉ द टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना होता है और इसी ग्राफ में आप सारी की सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो कर देते हो कि जिससे क्लियरली इंडिकेट हो जाए कि आपको टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन पता है, कौन सी स्पेसिफिकेशन कहाँ है, राइट। अब इन्हीं स्पेसिफिकेशंस को हमें और इलैबोरेट करना है। मुझे इन सब के लिए एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, जहां पे हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे राइज टाइम के लिए, पीक टाइम के लिए, ओवरशूट के लिए, इम्परसेंट एमपी जिसे ओवरशूट बोलते हैं, पीक ओवरशूट, और टीएस का कोई फॉर्मूला, मतलब एक तरह से डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला है। तो इन चारों के आपको फॉर्मूले यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, जिसपे बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, जो कि आप आगे लेक्चर्स में देखोगे। सो लेट अस स्टार्ट टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम। एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम? तो फॉर एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम अगर आपको ड्राइव करने के लिए आता है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? वी विल टेक दिस एक्सप्रेशन एज अवर इनिशियल पॉइंट कि हमें पता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स, कौन से सिस्टम का रिस्पॉन्स? अंडर डैम्प कैटेगरी में। फिर यहां पे आपको एम्फेसिस दे रहा हूं, अंडर डैम्प्ड इज माय बाय डिफॉल्ट। तो मैं जहां पे भी इक्वेशन यूज कर रहा हूं या कहीं पे भी अगर मैं बोल रहा हूं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स, तो दैट इज बेसिकली सीटी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस इट इज अबाउट जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin omega dt plus phi, where zeta ranges from greater than 0 less than 1. This is under damped category. तो अगर मैं राइज टाइम, पीक टाइम या मैक्सिमम ओवरशूट किसी का भी फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है, आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन। ये मैं इनिशियली मान लूंगा कि दिस इज द रिस्पॉन्स अवर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, राइट। अब राइज टाइम क्या कहता है? राइज टाइम कहता है वो टाइम कैलकुलेट करना जहां पे सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू यानी कि 1 पे पहुंच जाता है, ठीक। तो यानी कि अगर मुझे राइज टाइम कैलकुलेट करना है तो इस सीटी की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? फॉर राइज टाइम सीटी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां पे आपको बस कंडीशन के तौर पे क्या लिखना है? फॉर राइज टाइम सीटी इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आप सीटी की जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, दिस इज एज इट इज। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस कंप्लीट इक्वेशन e to the power minus zeta omega n t divided by 1 minus zeta square sin omega dt plus phi become equal to 0, राइट। यानी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन को 0 कर दूंगा तो ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर भी 0 के अगेंस्ट में 0 हो जाएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस e to the power minus zeta omega n t sin omega dt plus phi is equal to 0। अब यहां पे e to the power minus zeta omega n t तो आपका 0 हो नहीं सकता, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो इस सिस्टम का रिस्पॉन्स का मतलब ही खत्म हो गया। तो इसलिए ये फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, e to the power minus zeta omega n t नॉट इक्वल टू 0। तो sin omega dt plus phi कैन बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू साइन में होती है sin n पाई की, राइट। सो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली ct की जगह 1 पुट किया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है और यहां से हमें मिल गया sin ओमेगा dt प्लस फाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू sin n पाई। यानी कि साइन से साइन अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा dt प्लस फाई इज इक्वल टू n पाई, राइट। ओमेगा dt प्लस फाई इज इक्वल टू n पाई। अब यहां पे n क्या है? अगर आपको रिस्पॉन्स याद हो तो रिस्पॉन्स में हमने बोला था इस रिस्पॉन्स के अंदर हम ये जो राइज टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं उस टाइम पे मेरी वैल्यू क्या होगी? राइज टाइम होगी। तो इस n का मतलब यही है कि इस ग्राफ में ये जो यहां लाइन जा रही है दिस रिप्रेजेंट n इज इक्वल टू 1। ये जो यहाँ डाउनफॉल लाइन जा रही है दिस रिप्रेजेंट n इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकेंड टाइम। ये फिर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है n इज इक्वल टू 3 एज सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 एज सो ऑन। तो हमें केवल n इज इक्वल टू 1 से मतलब है, क्योंकि हमने बोला था राइज टाइम वो टाइम है जहां पे रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करता है, राइट। तो यानी कि यहां पे मैं क्या करूंगा? कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी? नाउ फॉर n t इज इक्वल टू टी आर, यानी जब मैं t को टी आर से रिप्लेस करूंगा, राइज टाइम से रिप्लेस करूंगा, एंड n इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू टी आर। आप कैसे भी लिख सकते हो, तो आपकी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ओमेगा डी टी आर प्लस फाई इज इक्वल टू पाई। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन बिकम्स? टी आर हो जाएगा मेरे पास पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, और ओमेगा डी अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ओमेगा डी का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर,
right? So this TR belongs to become equal to pi minus phi divided by omega n under root 1 by zeta square. And if you remember what is phi, phi था cos inverse of जीटा, cos इनवर्स ऑफ जीटा, क्योंकि हमने माना था जीटा इज इक्वल टू cos ऑफ फाई, तो आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली cos इनवर्स ऑफ जीटा. तो बट याद रखने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो याद रखा जाता है, पाई माइनस फाइव डिवाइड बाय ओमेगा डी, या ओमेगा डी की जगह ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम. अगर आपको ड्राइव करने के लिए आता है तो स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, पुट द कंडीशन एंड सॉल्व द वैल्यू ऑफ टी आर. न्यूमेरिकल इस पे शॉर्ट आता है, डेरिवेशन तो है ही है, बट न्यूमेरिकल भी है जहां पे आप देखोगे ये जो टी आर का एक्सप्रेशन आया है इस पे हम किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी आर. सो हमने टी आर का एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर लिया है. टी आर का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करने के बाद नेक्स्ट इसी तरह से एक्सप्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टीपी, यानी कि पीक टाइम. सो सेम मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. व्हाट इज माय एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम? माय एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू पावर जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय नोट 1 बाय जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस फाई. सेम एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर टीपी? पीक टाइम की कंडीशन क्या थी? पीक टाइम कहता है वो टाइम जहां पे सिस्टम अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है, यानी CT, ये CT है ना सर, CT की मैक्सिमम वैल्यू जहां पे होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिलेगा पीक टाइम, उतने टाइम पे मुझे मिलेगा पीक टाइम, राइट? तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं? अगर ये मेरे पास CT है तो CT का मैक्सिमम कंडीशन कैसे निकालते हैं? जी हाँ, वी हैव टू अप्लाई द मैक्सिमम कंडीशन फॉर पीक टाइम, दैट इज कॉल्ड dCT by dt इज इक्वल टू 0. यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली एक मैक्सिमा को कैलकुलेट कर रहे हैं. dCT by dt इज इक्वल टू 0. तो मैं क्या करूंगा, आपके पास CT का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट. तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0. उसके बाद ये जो फैक्टर है इसमें आपका बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे e माइनस जीटा ओमेगा एन टी में भी t आ रहा है और साइन ओमेगा dt में भी t आ रहा है. तो बाई पार्ट्स होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना है. तो प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पे लगाया, देखिए माइनस बाहर कॉमन है. उसके बाद e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉन्स्टेंट रखा और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ही. साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, तो यहाँ हो गया कॉस ओमेगा dt प्लस फाई, और फिर ओमेगा dt का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा d, ठीक है. प्लस सेकेंड टाइम में हमने ओमेगा dt साइन ओमेगा dt प्लस फाई को यहाँ रख लिया कांस्टेंट, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कांस्टेंट है, और e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का आपने कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और जीटा ओमेगा एन टी का हो गया माइनस जीटा ओमेगा एन. तो सिंपली यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, प्रोडक्ट रूल लगाया गया है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए. तो इतना पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. अब क्या करा, अब सिंपली यहाँ पे e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इस वाले स्टेप में भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों टर्म को आप कर दीजिए आमने सामने. उसके बाद ये स्टेप, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. मतलब कॉस वाला टर्म एक तरफ कर दिया और साइन वाला टर्म राइट हैंड साइड कर दिया, तो दोनों आमने सामने हो गए, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है, राइट? इतना हो गया. अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां से ओमेगा एन भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई. तो बचा क्या? बचा मेरे पास, इधर बचा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा dt प्लस फाई, ये फैक्टर बचा, और इधर बचा साइन ओमेगा dt प्लस फाई इंटू जीटा, राइट? इधर केवल ये फैक्टर बचा. अब अगर हमें पता है कि जीटा की वैल्यू क्या होती है, जीटा की वैल्यू तो है कॉस फाई, और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है साइन फाई. तो अगर ये दो वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दूं और इसे उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा. तो मेरा जो एक्सप्रेशन बदल जाएगा वो कुछ ऐसे बदल जाएगा, हम इसे इधर ले गए साइन ओमेगा dt प्लस फाई इंटू जीटा, तो साइन ओमेगा dt प्लस फाई इंटू जीटा, और ये वाली टर्म हमने इधर करके माइनस करके इक्वल टू 0 कर दिया. तो माइनस हमने करा कॉस ओमेगा dt प्लस फाई, कॉस ओमेगा dt प्लस फाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. नाउ एज वी नो जीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो यहाँ जीटा की जगह कॉस फाई रिप्लेस हो गया और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर की जगह साइन फाई रिप्लेस हो गया, राइट? इतना काम कर लिया. अब उसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, अगर आप देख पा रहे हो तो? जी हाँ, अब ये बन गया साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, राइट? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो अगर साइन ए माइनस बी चूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई माइनस फाई इज इक्वल टू 0, यानी फाई से फाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू 0. और 0 को हमने किसके इक्वल रखा था? 0 को हमने इक्वल रखा था साइन एन पाई, दैट मीन्स ओमेगा डी टी इज इक्वल टू एन पाई. सेम थिंग बन गई जैसे हमारा राइज टाइम में भी बना था. अब सेम चीज, क्योंकि हम पीक टाइम फर्स्ट
टाइम के लिए काउंट करते हैं जब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पहली बार हमारी पीक वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो यानी n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1। तो यहां पे भी सेम चीज आप लगाएंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 t बिकम्स tp। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tp की वैल्यू पाई बाय ओमेगा d, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। राइट तो मैंने दोनों एक्सप्रेशन आप लोगों को कैलकुलेट करे। उन दोनों एक्सप्रेशन में मेन चीज ये है कि जो हमने कैलकुलेशन करी, अगर मैं टीआर का एक्सप्रेशन लिख तो टीआर का एक्सप्रेशन था पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आप दोनों एक्सप्रेशन देख सकते हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन केवल और केवल ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पे डिपेंड है। तो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा या ओमेगा एन दोनों की वैल्यू पता है, आई कैन कैलकुलेट दीज टू स्पेसिफिकेशन इजिली बाय दीज फॉर्मूलाज, जिस पे बेस्ड आपके इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। राइट सो इन दिस लेक्चर आप लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे डिफाइन की जाती हैं वो देख लिया। व्हाट इज राइज टाइम, व्हाट इज पीक टाइम, व्हाट इज डिले टाइम, व्हाट इज ओवरशूट, व्हाट इज सेटलिंग टाइम, एंड वी हैव ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दीज टू स्पेसिफिकेशन कि राइज टाइम का एक्सप्रेशन क्या है और पीक टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर, हम बात करेंगे ओवरशूट एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद सेटलिंग टाइम एक्सप्रेशन क्या है, और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिन पे आपको इन सभी स्पेसिफिकेशन को कैलकुलेट किस तरह से करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो यहाँ पे बन जाते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करूंगा। ओके बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मुझे पता है आप लोग पिछले लेक्चर को कनेक्टिविटी करके ही आगे पढ़ते हैं, तो पिछले लेक्चर्स को मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पिछला लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे, तभी आप कनेक्टिविटी बन पाती है। ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।